समझ रहे हैं? तो महात्मा गांधी आते हैं वापस, और आने के बाद में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से ही एक्ट की घोषणा होती है 1932, और महात्मा गांधी को अंग्रेज पकड़ लेते हैं यहाँ पर, फिर से जेल में डाल देते हैं, पूना की जेल। कौन सी जेल? पूना की जेल आपको बता दूं संजय दत्त के नाम से और भी ज़्यादा फेमस हुई थी। ठीक है, सेंट्रल जेल है पूना की। अब और वहाँ पर जो है वो बैठ जाते हैं, और वो इस बीच में मैगडी क्या करते हैं, डिक्लेरेशन स्टार्ट कर देते हैं। और डिक्लेरेशन होने से जो है महात्मा गांधी को लगता है कि यार पहले ही ये सेपरेट इलेक्टोरेट पर जो है भारत को तोड़ चुके हैं। किसके नाम पर? मुसलमानों के नाम पर। अब दलित समाज को भी तोड़ देंगे ये, तो हिंदुस्तान के तो टुकड़े कर देंगे ये बहुत सारे। इसलिए महात्मा गांधी जो है पूना में ही बैठ कर, पुणे की जेल में ही आमरण अनशन चालू, फास्ट अनटू डेथ। ठीक है, बोले अम्बेडकर साहब या तो मिलो या मैं मर रहा हूँ। ठीक है, और उस टाइम पर कहानी बड़ी, सिचुएशन बड़ी बिगड़ जाती है। इस तरफ डॉक्टर BR अम्बेडकर के पीछे खड़े हैं पूरे के पूरे 6 करोड़ लोग। कितने? 6 करोड़ लोगों को तो मज़ा आ गया एकदम। बोले अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा, हम भी ये अपना मंदिर खुद बना सकते हैं, ये वो। बड़ा सपोर्ट मिल रहा था अम्बेडकर जी को। और इधर आमरण अनशन। कौन सा अनशन? आमरण अनशन। याद रखना, इट इज़ द फर्स्ट फास्ट एंड टू डेथ मूवमेंट, अनशन। आमरण अनशन चालू किया था इन्होंने। बोले मरना ही है, एक बार और लूट चुके हैं वो लोग, अब मैं नहीं लूटने दूंगा, मैं मर जाऊंगा। ठीक है, अम्बेडकर जी मन ही मन में कह रहे होंगे तो मर जा। मगर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बड़ा सम्मान था, मैं बता दूँ आपको। यही तो चीज़ है, जब इतिहास को हम समझते हैं और अब आज बैठते हैं तो हम किस तरह से देखते हैं, यही तो समझ है, यही तो बतानी है आपको। तो पूना पैक्ट तो ये मनाने के लिए पहुंचते, मदन मोहन मालवीय पहुंचते हैं, पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू, तमाम एक बैग पहुंचती है अम्बेडकर जी के पास में। बोले मान जाओ भाई, ये मर जाएंगे, बहुत जिद्दी आदमी है। ठीक है, क्यों अपने ऊपर पाप ले रहे हो इनका, और हिंदुस्तान में बड़ा ही आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा, याद रखना इस बात को। बोले महात्मा आदमी हैं, मान जाओ। अम्बेडकर कहते हैं महात्मा मत बोलो। क्या मत बोलो? अम्बेडकर बोलते कैंडिडेट हु डज नॉट एक्सेप्ट महात्मा गांधी एज ए महात्मा, ऑलवेज रिमेंबर। बोले ही इज ए वेरी ऑर्डिनरी गाय, ही इज ए वेरी ग्रेट गाय, बट ही इज नॉट अ महात्मा। महात्मा एक अलग चीज है, पहले डेफिनेशन सुधारो। महात्मा का मतलब होता है महान आत्मा। तो इसलिए महात्मा गांधी को महात्मा कहने से मना कर दिया किसने? बोले कोई बात नहीं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, ठीक है, अच्छी बात, बट डोंट से महात्मा। ठीक है। और महात्मा गांधी को मैं आपको बताऊंगा, पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली किसी ने डिफीट दी इस देश में तो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दी थी। और पता कहाँ? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2। वहाँ उन्हें एहसास हुआ, तभी तो छोड़कर भाग गया है। पूना पैक्ट, तो जैसे तैसे मिलते हैं वो उनसे और कहते हैं कि देखो तुम सब कुछ जानते हो। महात्मा गांधी से अम्बेडकर बोलते हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री। और उसके बाद गांधी जी आप ऐसी बात कर रहे हो, हमारे खिलाफ जा रहे हो। बोले देखो आप लोगों के साथ जो हुआ मुझे अच्छी तरह से पता है काफ़ी को, लेकिन कोई बात नहीं, तुम सेपरेट इलेक्टोरेट मत लो, तुम्हें अपने लोगों को रिप्रेजेंट करना है, उन्हें सेव करना है, प्रिजर्व करना है ना, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें रिजर्वेशन दिलवाऊंगा, बट नॉट सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट तो मतलब तीसरा पाकिस्तान, दलितिस्तान बनता वो। आप समझिए इस बात को, पाकिस्तान तो बन चुका, दलितिस्तान बनता, दलितों का स्थान, और फिर खालिस्तान बना, आपको पता ही है। तो ये जितने भी तान तैयार हो रहे थे उसमें से एक तान को कम किया। आप देखिए कैसे कम किया। इसलिए पूना पैक्ट 1932 बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इनकी डील देखना आप डिटेल से पढ़ के, आपको लगेगा कि यार क्या लोग रहे होंगे महान ये दोनों। तो 1932 में पूना पैक्ट होता है और ये पूना पैक्ट में अपनी हिस्ट्री बताते हैं। उधर महात्मा गांधी कहते हैं, बड़ा आश्वासन देते हैं उनको, बोले डोंट फील इनसिक्योर, आई एम विद यू ऑलवेज। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि भारत के संविधान में आपके समाज को क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा, और वो रिजर्वेशन किसी सेपरेट इलेक्टोरेट से कम नहीं होगा, डोंट वरी। मगर सेपरेट इलेक्टोरेट मत करो वरना ये दलितिस्तान बन जाएगा। और महात्मा गांधी की इन्हीं बातों से कन्विंस होकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर क्या करते हैं, एग्री हो जाते हैं, उन्हें माफ़ करते हैं। कहते हैं, एक बड़ी शानदार बात लिखी ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने इनके बारे में, कि जब पूना पैक्ट हुआ था ना, तब कहा जाता है कि ज़िंदगी में और इस पूरे प्लेनेट में इससे बड़ी माफ़ी नहीं है कोई। माफ़ी समझते हैं? बोले जो हुआ चलो हुआ। 2000 वर्ष को माफ़ किया किसने? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बोले तुमने जो भी कुछ किया इस समाज के साथ, उस चीज़ की माफ़ी। इसीलिए कहा जाता है कि जितना बड़ा कलेजा इस आदमी का रहा है ना, ठीक है, कोई नहीं रख सकता। और तब जब 6 करोड़ पॉपुलेशन ये कर रही है, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 6 करोड़ पॉपुलेशन, आपके पीछे 5 लोग खड़े हो जाए ना, सर फट जाता है आपका। आप ज़मीन पर नहीं रहते, बोले कुछ हैं, फॉर्चूनर निकाल, ठीक है। और इस आदमी के पीछे कितने लोग थे? 6 करोड़, ऑन द पॉइंट। और इस 6 करोड़ पॉपुलेशन के अगेंस्ट इस आदमी ने पूना पैक्ट किया 1932 के अगेंस्ट। याद रखना इस बात को। कितने लोग डिसअपॉइंट हुए होंगे यार। और वहाँ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। द स्टेटमेंट वॉज, आई एम अ नेशनलिस्ट फर्स्ट एंड नेशन इज फर्स्ट फॉर मी, देन आई एम अदर देन। पहले मैं राष्ट्रवादी हूँ और पहले मेरे लिए राष्ट्र आता है, बाद में ही मैं कुछ और। ये चीज़ जो है ना, आज की डेट में हर उस व्यक्ति को समझनी चाहिए जो आज की डेट में डिप्रेस सोसाइटी से हैं। जितने भी कैंडिडेट भीम आर्मी के हों, शिवसेना के हों, ये तमाम छोटी छोटी आर्मी जो बन रही है ना इस देश में, उन्हें समझनी चाहिए कि नेशनलिज्म नाम की भी तो चीज़ होती है भैया। समझ रहे हैं? इस तरह से पूना पैक्ट हुआ और इंडिया बना रहा। और फिर फाइनली महात्मा गांधी को कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने 1932 के बाद में डायरेक्ट पॉलिटिक्स छोड़ दी। अब इम्पैक्ट देखिए, 1932 में पूना पैक्ट, और महात्मा गांधी ने कहा कि आज के बाद मेरा संपूर्ण जीवन इस देश के अंदर रह रहे डिप्रेस सोसाइटी के लिए होगा। 1933 हरिजन महासभा की स्थापना थ्रू द महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने प्रत्यक्ष राजनीति से क्या ले लिया? संन्यास। क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्यों लिया ये आज समझिए। अब देखिए, आप डायरेक्टली हरिजन महासभा याद करोगे, इन्हें याद करोगे, कुछ भी फायदा नहीं, इतिहास ये है ही नहीं। सर लिंक बनाइए। क्या बनाइए? लिंक। उसकी स्टोरी को समझिए। जैसा इतिहास था वैसा ही अगर आपने समझ लिया, पढ़ लिया, तो प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो चीज़ है ना, ये महात्मा गांधी वर्सेस अम्बेडकर, भगत सिंह वर्सेस गांधी, ये सब राजनीति है, सब राजनीति है, सब। बोले महात्मा गांधी को इन्होंने महात्मा कहने से मना कर दिया था, बहुत बेकार आदमी है ये बुढ़ा। साथ में कुछ और भी बोला था, कहा था वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है मगर महात्मा नहीं है। महात्मा नहीं मानता मैं, क्योंकि मेरे लिए महात्मा की परिभाषा क्या है? अलग है। लेकिन इसका मतलब ये तो है कि वो क्या करते हैं, उनकी इज्जत। अगर आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के फॉलोअर हैं और महात्मा गांधी को गाली दे रहे हैं, तो आप अम्बेडकर को गाली दे रहे हैं। अगर आप भगत सिंह के फॉलोअर हैं एंड यू आर अब्यूजिंग टू गांधी, तो आप भगत सिंह को गाली दे रहे हैं।
रीजन, क्योंकि महात्मा गांधी और भगत सिंह के बीच में सेक्शन जब हुआ था, भगत सिंह ने कभी एक भी स्टेटमेंट महात्मा गांधी के अगेंस्ट में नहीं कहा। तुम क्यों कह रहे हो? तुम भगत सिंह से ज़्यादा हो गए, तुम अम्बेडकर से ज़्यादा हो गए। यू डोंट हैव राइट टू से एनीथिंग, क्योंकि तुम्हारे मास्टर ने नहीं कहा तो तुम फॉलोअर होकर क्या कह सकते हो? लेकिन कॉमन फॉलोअर जो है हमेशा 4 कदम आगे रहता है, तो कॉमन हो तो फिर कॉमन ही रहना। अगला देखिए, 1932 में पूना पैक्ट समझ में आ गया। और फिर 1935 में एक बड़ी घटना घटी जिसका नाम था 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट इंडिया, और उसमें एक क्रांतिकारी बात आई, बहुत क्रांतिकारी। इसमें लिखा गया साफ साफ, इंडिया विल बी फेडरलिज्म, या इंडिया विल फॉलो द फेडरलिज्म। ये सबसे नई और सबसे बड़ी बात थी, लिख लीजिएगा, पहले लिख लो, बाद में समझ लेना कि भारत एक फेडरल कंट्री होगा। फेडरल, भारत एक फेडरल कंट्री होगा। फेडरल मतलब सेंटर और स्टेट दोनों की सरकार, फेडरलिज्म, संघ है, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स नोन एज, और इन्होंने फेडरल कोर्ट की स्थापना की। दूसरी पॉइंट, फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो आज की डेट का सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था। और फेडरल कोर्ट को बनाया गया था किस लिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोर्ट इंपॉर्टेंट। फेडरलिज्म को या फेडरल या सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक ही रीजन से बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, बताएगा कोई बच्चा? एनसीईआरटी। सिर्फ एक काम के लिए सुप्रीम कोर्ट बना था भारत में ब्रिटिश के द्वारा, बताइए वो काम क्या है? मजा नहीं आया। स्टेट और सेंटर के डिस्प्यूट्स को निपटाने के लिए बनाया था फेडरल कोर्ट। स्टेट और सेंटर, स्टेट और सेंटर को निपटाने के लिए बनाया था फेडरल कोर्ट। और भारत के जितने भी पड़ोसी मुल्क थे, तीसरी बात जो इसमें आई, जितने भी पड़ोसी मुल्क थे, नेपाल हो गया, ये इस तरीके के मुल्क जो भी थे, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा हो गया, ठीक है, इन पड़ोसी मुल्क के, और म्यांमार सबसे इम्पोर्टेंट, बर्मा जिसे कहते हैं, अनाउंसमेंट कि भाई अब हम भारत के पड़ोसी देशों की जितनी भी लैंड हमने कब्जाई है सब वापस दे देंगे, ठीक, सारी की सारी। और 1937 में फिर जब इलेक्शन हुए, एटसेट्रा कर लो, 1937 में फिर जब इलेक्शन हुए, आम चुनाव हुए 1937 में, और अब जो है किसको भी मौका मिल गया, कांग्रेस को भी मौका मिल गया, मुस्लिम लीग को भी मौका मिल गया इलेक्शन लड़ने का, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत बड़े पैमाने पर सरकार जीती कांग्रेस की। किसकी? कांग्रेस ने ब्रिटिश को हरा दिया, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को हरा दिया। 1937 से 39 तक की सिचुएशन थी ये, बहुत आउटस्टैंडिंग टाइम रहा। अब देखिए अंग्रेज़ों के टाइम पर भारत में भारतीयों का रूल कब आया? 1937 टू 39, जब भारत के ब्रिटिश पार्लियामेंट में, मतलब भारत की जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट में कांग्रेस के एमपी ब्रिटिश के एमपीओ से और मुस्लिम लीग के एमपीओ से क्या थे? ज़्यादा थे। ये वो टाइम था। और
प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई, इसको बोलते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और करजन साहब की टाइम की बात है, उन्होंने पुलिस को स्टेट के अंडर में कर दिया था। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किसके अंडर में आ गई? कांग्रेस के अंडर में। और पुलिस किसके अंडर में आ गई? कांग्रेस के अंडर में। और जब पुलिस तुम्हारे अंडर में आ जाए तो सब पे चाबुक बरसा। पुलिस का मतलब पैसा। पुलिस का मतलब क्या है? पैसा। इकोनॉमी ऑफ द स्टेट कंट्रोल एंड हैंडिंग कंट्रोल्ड बाय द पुलिस। थाने होते हैं ना, पुलिस स्टेशन, ऑक्शन होता है उनका, नीलामी। 2 करोड़ 1, समझ रहे हैं? ऑप्शन। तो इस तरह से भारत में एक आम आदमी को आज़ादी का टेस्ट करवाया कांग्रेस ने। अब इस टेस्ट का मतलब देखना, इसी टेस्ट से भारत आज़ाद होगा, इसी टेस्ट से। क्योंकि भारतीयों को तो पता ही नहीं था आज़ादी किसे कहते हैं। ये बताएंगे 1937 में। बोले अपन की पुलिस है, कोई कुछ नहीं कहेगा तुझे। अब बोले अच्छा साहब। बोले नहीं, कोई हफ्ता नहीं। नेहरू बाबा, गांधी बाबा, कलाम बाबा, ये सारे समझ रहे हैं? कौन सी ऑटोनॉमी? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विद पुलिस। अब आप मुझे बताइए, जब पुलिस आपके हाथ में आ जाए तो तुम सेंटर से मजबूत हो जाओगे या नहीं हो जाओगे? हो जाएंगे, बड़े आराम से हो जाएंगे। ठीक है। अरविंद केजरीवाल, द CM ऑफ दिल्ली, क्या नहीं है बच्चे के पास? पुलिस। पुलिस नहीं है। अगर पुलिस मिल जाए तो प्रधानमंत्री बन जाए, पुलिस ना मिले तो पता नहीं। ठीक है, पुलिस मिलेगी नहीं। दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ, लेकिन केजरीवाल के साथ नहीं है। समझ रहे हैं? दिक्कत है। लेकिन फिर भी इतने कम बजट में इतने अच्छे रिजल्ट देना भी एक काबिल तारीफ सरकार चलाना जैसा हो गया। ठीक है, ये बात भी समझनी होगी। लेकिन पुलिस होनी चाहिए। देखिए, तो फिर 1939 में कहानी बनती है, एक बड़ी घटना आ जाती है फिर से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगिंस। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 स्टार्ट। जर्मनी कूद पड़ा ब्रिटेन के ऊपर। जर्मनी बोले तो हिटलर। कहाँ अटैक? यूके। ठीक है, फिर से बड़ी प्रॉब्लम। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर से वही गलती कर दी। सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही जा रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिना कुछ कहे फ्रंट मीडिया पर छपवा दिया कि भारत ब्रिटेन की तरफ से लड़ेगा। महात्मा गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस को इस बात का बड़ा बुरा लगा कि भैया भारत किसी की तरफ से भी लड़ेगा, पहले कहने की ज़रूरत क्या थी? एक बार पूछ लेते, डिस्कशन कर लेते। बोले यार तुम तो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा ही हो। क्या हो? ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा ही हो, तुमसे क्या पूछने की ज़रूरत है? बोलना हम तो लड़े तुम्हारी तरफ से। अब कहानी बड़ी बिगड़ी। महात्मा गांधी नाराज हो गए ब्रिटिश, और अंग्रेज़ों को ये बात पता थी कि गांधी नाराज, ठीक है, तो छिन गया ताज। और वही सिचुएशन इन पर आन पड़ी। इन्होंने बड़े हाथ जोड़े महात्मा गांधी के कि देखो 1939 है, प्रॉमिस दे रहे हैं 1939 के बाद जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा भारत को आज़ाद कर देंगे। क्या कर देंगे? भारत को आज़ाद कर देंगे। संविधान आप बनाओगे, डोमिनियन स्टेटस सब मिल जाएगा। बस भारतीय सैनिकों को किस में शामिल कीजिए। महात्मा गांधी को लगा कुछ अच्छा चल रहा है मामला,
महात्मा गांधी इस चीज़ को मान जाते हैं। और इसी टाइम कांग्रेस के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस की कहानी सुनो पीछे से। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी में इनका जन्म हुआ और 1919 में सिविल सर्विस की प्रिपरेशन स्टार्ट की। ठीक है, बड़े टॉपर लड़के थे, बिंदास एकदम, जमींदार खानदान से बिलोंग करते थे। बॉस सच में ही बॉस थे और अपनी माता के सबसे लड़े थे, मम्मी के। पापा जी से बात होती नहीं थी और कभी कभी हो जाती थी तो डांट पड़ जाती थी या लड़ाई हो जाती थी। अब जब ऐसी कंडीशन होती है किसी भी घर में, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में माता को बहुत सुननी पड़ती है। बोले तुमने बिगाड़ रखा है इसको ये। तो ये जब टॉपर भी बने ना, अपनी ट्रॉफी जो है ना डायरेक्टली मम्मी के हाथों में देते थे और मम्मी खुश, पापा जी से कुछ कहते नहीं थे। इस चीज़ का जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 1919 में ये बड़े हंसते खेलते हुए आते हैं अपने कॉलेज से, बोलते हैं कि भाई मुझे तो जो है कांग्रेस में शामिल होना है, नन कोऑपरेशन मूवमेंट में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई दिया है और गांधी जी जिस आज़ादी में लड़ रहे हैं उसमें मैं भी लड़ूंगा। ठीक है, और मैं इन अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं कर सकता। ठीक है, माँ उन्हें समझाती है कि देख तेरे पापा नहीं मानेंगे, मान लो। बोले नहीं मैं जा रहा हूँ। और उस टाइम पर इनके पिताजी इनकी माता से लड़ते हैं। बोले कि तुम्हारा जो लड़का है इतना बिगड़ चुका है, वो शामिल वामिल नहीं होने जा रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, काम चोर है वो, उसके बस की बात नहीं है कुछ करना, इसलिए क्या करेगा, आंदोलन करेगा। फिर जो शाम को वो आते हैं तो शाम को कहते हैं कि तुम्हारे कुछ बस की नहीं है, इसी वजह से कर रहा हो ना तुम। बोले कुछ सिद्ध करके दिखाओ, अपने आप को प्रूव करके दिखाओ कि तुम्हारे बस की काम है या नहीं। बोले ठीक है, मैं इस देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करके दिखाऊंगा। ठीक है, और दिखाने के बाद में फिर तो मुझे जाने दोगे। बोले हाँ, फिर तो आपकी अपनी वो है सिग्नेचर। 1919 में ये कैंडिडेट इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करने लंदन पहुंचते हैं। ठीक है, 1 साल की प्रिपरेशन। और आपको मैं बता दूं, इंडियन सिविल सर्विस उस टाइम पर ग्रीक पता होनी चाहिए, लैटिन भाषा पता होनी चाहिए, इंग्लिश में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात नहीं? सेंटर लंदन, कितना हाइपर डिस्क्रिमिनेशन होगा उस टाइम पर, आप सोच के देखिए इंडियंस के लिए। और उस व्यक्ति ने 1920 की परीक्षा टॉप करके दिखाई। क्या करके दिखाई? टॉप। और मैंने इंटरव्यू का जिक्र पहले किया था, आपको पता होगा। ठीक है, कि इंटरव्यू उनका कैसे हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस 1921 में वापस आते हैं और 1921 में जब वो वापस आते हैं तो पिताजी उन्हें देते हैं एक प्यारी सी महंगी घड़ी। ठीक है, और फिर बाद में उसके 1 साल बाद, सारे मैकेनिज्म जान लेने के बाद, उसके 1 साल बाद पापा जी के पास आकर कहते हैं अब दे दो। बोले क्या, इस्तीफा? ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो तुम प्रधानमंत्री हो जाओगे। उसके 1 साल बाद जो है रेजिग्नेशन देते हैं। फिर मेन फ्रंट लीडरशिप में आते हैं। तो बहुत ही क्रांतिकारी आदमी है, इतने क्रांतिकारी आदमी हैं कि जब वो पॉलिटिक्स में आते हैं तो पंडित नेहरू जी को बड़ी इनसिक्योरिटी होती है। बोले मेरी सीट घिरने वाली है, और वो घिरी चुकी थी। 1939 में 1927 में लॉन्च करते हैं पंडित नेहरू को, मोतीलाल नेहरू। और उसी टाइम कौन लॉन्च हो जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस। और बोस और पंडित नेहरू इस पूरी के पूरे जर्नी में सिर्फ एक काम करेंगे, वो होगा लाहौर अधिवेशन 1929, 26 जनवरी, पूर्ण स्वराज की मांग। पूरे इतिहास में सबसे प्रभावशाली इंसिडेंट,
बाय द पंडित नेहरू। लेकिन सुभाष चंद्र बोस तो छड़ी खड़ी कर देंगे। और फिर फाइनली 1939 में एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें नेहरू तो हो जाएंगे धूमिल, फेड, सिर्फ कौन चलेंगे? बोस ही बोस चलेंगे। ठीक है, बोस ही बोस चलेंगे। बेस्ट फ्रेंड थे पंडित नेहरू सुभाष चंद्र बोस के, फ्रेंड नहीं, कौन? बेस्ट फ्रेंड। याद रखना, दोनों ही लेफ्टिस्ट थे। लेफ्टिस्ट मीन्स समाजवाद, मार्क्सिस्ट को मानने वाले लोग। ठीक है, दोनों ही बोला मैंने। 1939 में पंडित नेहरू भी सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में वो साथ में होते हैं। किस इशू पर? पार्टिसिपेशन इन द ब्रिटिश एम्पायर इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना चाहिए भारत को या नहीं। और शक्ति किसके हाथ में होती है? अरे भाई साहब, सुभाष चंद्र बोस के हाथ में, क्योंकि कांग्रेस किसके हाथ में है? सुभाष चंद्र बोस के। ठीक है, कांग्रेस में वो साफ साफ मना कर देते, ऐसे कैसे? भारत बिल्कुल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश एम्पायर के साथ नहीं लड़ेगा। 1939 तिरुपुरी सम्मेलन, इलेक्शन। अब देखिए, ये जो प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन है, जिसका प्रेसिडेंट कांग्रेस में बनेगा उसी की बात मानी जाएगी, उसी की बात मानी जाएगी। तो पंडित नेहरू से कहते हैं महात्मा गांधी, तुम खड़े होगे सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में? पंडित नेहरू कहते हैं मैं तो बिल्कुल भी ना होने दूंगा, मुझे पता है हार जाऊंगा। और महात्मा गांधी खुद इलेक्शन पर खड़े हो नहीं सकते, बताओ क्यों? क्योंकि 1932 में अंबेडकर साहब से वादा किए कि प्रत्यक्ष राजनीति से क्या कर लेंगे? संन्यास ले लेंगे। बड़ा बुरा टाइम आया भाई साहब। तो महात्मा गांधी ने एक साउथ के लड़के को खड़ा किया जिसका नाम था पिट्टावी सीता रमैया बस्ता मैया। रमैया के सामने खड़ा करने के बाद में कहे, महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो लड़का है इसको जितने भी वोट मिलेंगे समझो मुझे मिल रहा है, ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। और उस तरफ तो बोस थे। सुभाष चंद्र बोस को मिले 75% वोट। ठीक है, और पिट्टाभी सीतारमैया को 33%। दोनों तो डाले ही ना थे। और कहते हैं कि महात्मा गांधी के ऊपर दूसरा किसी ने मौखिक तमाचा मारा था, अंबेडकर के बाद। लेकिन गांधी तो गांधी हैं, आपको बताइए। अब पीछे से जो है घूम कर 4-5 लोग आते हैं कांग्रेस के, कांग्रेचुलेट करते हैं सुभाष चंद्र बोस को, बधाई हो बधाई। फिर बाद में वहाँ पर उनके हाथ पर हाथ रख के कहते हैं देखो जीत तो गए हो, लेकिन बात तो महात्मा गांधी की मानना। सभी लोग उनसे यही कह के जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि बात में चाहे किसी की भी मानूं, लेकिन भारत ब्रिटेन की तरफ से नहीं लड़ेगा। भारत इसलिए नहीं लड़ेगा क्योंकि जापान जो है और जर्मनी एक सोशलिस्टिक कंट्री है, और रशिया। तो जापान और जर्मनी सोशलिस्टिक कंट्री थे और उनका रुझान था कि हम किसकी तरफ से लड़ें, जापान या जर्मनी की तरफ से लड़ें। और वैसे भी उन्होंने बिल्कुल सामने, सबके सामने एक मॉडल रखा। बोले कि जापान और जर्मनी जो है उनकी तरफ से हम लड़ते हैं, ब्रिटेन हारेगा और ब्रिटेन जैसे ही हारेगा हमें आज़ाद करेगा, ये निकल जाएगा। और फिर हमारे पास में बिना बात के, इन्हें बिना सर झुकाए, बिना आंदोलन किए, बिना क्रांति करे आज़ादी मिल जाएगी। सुभाष चंद्र बोस का मॉडल था ये, एक लाइन में समझ जाना। ठीक है, सब कुछ सही चला, वोटिंग हो गई। वोटिंग में जो है ना एक वीटो वोट था, मैं आपको बता दूं कि भैया होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो उसमें अटकी 2 पे बात, और एक सीक्रेट वोटिंग थी ये। और उसमें एक वोट क्या नाम है, पंडित नेहरू का था। किसका? पंडित नेहरू का। और सुभाष चंद्र बोस को पूरा पता था ये लड़का बेस्ट फ्रेंड है और ये लड़का क्या है, लेफ्टिस्ट है, ये कभी भी ब्रिटेन के पक्ष में वोट डाल ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्त कौन सा है वो, प्रिय दोस्त है। लेकिन
राजनीति में ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। नेहरू साहब को एक बात पता चल गई थी कि आईएएस की सीट 2 हैं, कैंडिडेट सीट 1 है और कैंडिडेट 2 है, और यही वो समय है जब हम सुभाष चंद्र बोस को आउट कर सकते हैं। और वो सीक्रेट वोट कहा जाता है पंडित नेहरू ने किसके अगेंस्ट में डाला? सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में डाला, और जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। और फिर सुभाष चंद्र बोस ने तुरंत रेजिग्नेशन दिया और कहा रखो अपनी कांग्रेस को और रखो तुम अपने ब्रिटेन को। और महात्मा गांधी के आगे वो हाथ जोड़कर ठीक है चले गए। कहाँ? सिंगापुर। ठीक है। उसके बाद में वो आज़ाद हिंद फौज की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, और आज़ाद हिंद फौज का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें रहता है, याद बता दें आपको। और आज़ाद हिंद फौज को बड़ा सपोर्ट भी करते हैं कांग्रेस लास्ट टाइम में। ठीक है। लाल किले में इलेक्शन लड़ा जाता है, केस लड़ा जाता है, जिसमें ये सारे लोग इन लोगों को क्या करते हैं? बचाते हैं। उसी केस में जिन्ना भी लड़ते हैं उसे, नेहरू भी लड़ते हैं, ठीक है, अंबेडकर लड़ते हैं, जितने भी वकील भारत में थे सब लाल किले के उस केस में जो है जाते हैं। आपके एनसीईआरटी में बड़ा डिटेल में दे रखा है वो, उस केस को जरूर पढ़िए, वहाँ से क्वेश्चन उठता है किस किस के साथ में, मतलब किसके फेवर में केस किसने लड़ा है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांडर था शाहनवाज, याद रखिएगा। उनके सभी के सभी नाम याद रख लेना, लक्ष्मी सहगल, या आज तक नाम पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज वैसे वो हो गई। 1945 में जो है एक हवाई जहाज में वो उनका जो है क्रैश हो गया था मामला, जापान जा रहे थे, वो क्रैश कर गए और उनकी डेड बॉडी नहीं मिली थी, याद होगा, लेकिन उन्हें वहीं उसी जगह मृत मान लिया गया था। ये बात आप याद रखिएगा। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ी, और फिर 1939 के बाद 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। कौन सा? व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह। ये लास्ट सेक्शन था महात्मा गांधी का, क्लियर कट। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है? विनोबा भावे, पंडित नेहरू, पहले राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद, ये सारे लोग जो है इनसे कहा गया पटना से चलना और दिल्ली तक सभी गांव-गांव, मोहल्ले सबको क्या करना है आपको? ठीक, सबको अवेयर करना है। और इस तरह से व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ भारत में। और फिर वो दिन आया 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। सब लोग जाते हैं महात्मा गांधी के पास में, साबरमती आश्रम में गोबर उठा रहे होते हैं। वो कहते हैं बाबा कुछ लास्ट में छड़ी घुमाओ और बस बहुत हो गया, कुछ ऐसा करो जिससे देश को क्या मिले? आज़ादी। भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त। महात्मा गांधी कन्विंस होते हैं, बोले ऐसा क्या कर सकते हैं हम, चलो देखते हैं। महात्मा गांधी जा रहे होते हैं, सारे लीडर भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट ही कर रहे होते हैं, सबका अरेस्ट हो जाता है रातों रात, सबका। बिफोर लॉन्चिंग द मूवमेंट, एवरी लीडर, प्रोमिनेंट लीडर अरेस्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब तुम इस आदमी की ताकत देखना, ये आदमी जाते जाते जेल में जाते जाते हल्के से एक बात कहता है, और वो बात पता क्या है? वो बात है डू और डाई, करो या मरो। समझ गए? और ये था महात्मा गांधी का लास्ट वेपन, लास्ट वेपन। बहुत सारे लोग कहते हैं आइडियोलॉजी टूट गई। हाँ, बहुत सारों का मतलब तुम सभी हो, मैं भी था कभी। करो या मरो। पहली बात तो किसी भी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति की कोई आइडियोलॉजी होती नहीं है, ऑलवेज रिमेंबर।
एरिस्टोक्रेसी में तो कभी कोई आइडियोलॉजी होती ही नहीं। सुन लो मेरी बात पहले। अब ये करो या मरो बोला, डू और डाई, इसका ऑपरेशन किया गया। बोले ये है वो है, क्या कह दिया आपने। बोले भाई देखो, अगर ये वॉयलेंस होता ना तो मैं करो या मरने को नहीं बोलता, मैं बोलता करो या मारो, करो या मारो। मैंने मरने को कहा है, मारने को नहीं कहा। और मेरे पास में ये ऑप्शन था कि इस इंटायर इंडिया को मैं मारने को भी बोल सकता हूँ। और जब इंटोरे तुम्हें पढ़ते ना इंडियंस के, तब आपको पता चलता कि वॉयलेंस किसे कहते हैं। तो मेरी फिलॉसफी को वही व्यक्ति समझ सकता है जो मरने और मारने में अंतर समझता है। समझ गए? तो दैट इज द फिलॉसफी, एरिस्टोक्रेटिक एंड डिप्लोमेटिक फिलॉसफी। महात्मा गांधी की या किसी भी इंटेलेक्चुअल इंसान की कभी कोई फिलॉसफी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। आइडियोलॉजी होती नहीं, इंटेलेक्चुअल की तफसीर फांसी को चढ़वा देते हैं आइडियोलॉजी है। यार पूरा पढ़ा पढ़ाया बेकार कर दिया तुमने इसका राइट नाउ। अब मैं डिटेल में ही आपको बताऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री में। समझ में आ गई बात? इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। तो 1942 का आंदोलन होता है और इसमें जो है सारे के सारे प्रोमिनेंट लीडर को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है। और अरेस्ट करने पर भारत में महिलाएं और बच्चे और जितने भी लीडर्स हैं वो बड़े पैमाने पर, ठीक है, इकट्ठा होकर इस आंदोलन को चलाते हैं। कहा जाता है कि इसी से भारत की आज़ादी सामने आई और ये एक प्रोमिनेंट मूवमेंट रहा क्विट इंडिया में।